हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करेंगे विजन का इकोनॉमिक पार्ट। 5 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, 6 पार्ट हम करने जा रहे हैं, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में, आईबीसी के बारे में बेसिकली। अब देखो न्यूज़ में क्यों रहा, सबसे पहले तो यही जानना चाहिए है ना। देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की फंक्शनिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए गाइस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कुछ प्रपोजल्स लेकर आई है, जिसमें वो चाहते हैं कि इसमें पब्लिक कमेंट्स भी आए और इसमें इसको कैसे इसकी फंक्शनिंग को अच्छा किया जाए, है ना। देखो, कोई भी एक्ट है, हम उससे यही उम्मीद लगाते हैं ना कि वो पब्लिक वेलफेयर कर पाए, है ना। अब देखो, इंसॉल्वेंसी में टर्म आया, एक बैंक्रप्सी का टर्म आया, दोनों का मतलब समझ लो क्या होता है। इंसॉल्वेंसी का मतलब है वो सिचुएशन जहाँ पर कंपनी या इंडिविजुअल अपने डेट को, अपने कर्जे को रीपे ना कर पाए, चुका ना पाए, समझ में आया, दैट इज इंसॉल्वेंसी। बैंक्रप्सी का मतलब होता है कि लीगल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ, बंदे के खिलाफ, इंडिविजुअल के खिलाफ, एंटाइटी के लिए इनिशिएट की गई है क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग डेट को, ऑब्लिगेशंस को पे नहीं कर पाया। बात समझ आ रही है। इंसॉल्वेंसी सिचुएशन है, बैंक्रप्सी एक तरह का लीगल प्रोसीडिंग तरीका है, इनिशिएशन है, ठीक है। दोनों में फ़र्क समझ आया। अब आईबीसी और उसके फीचर समझ लो क्या होता है। आईबीसी जब आया, सिंस 2016 आया, इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, टाइम बाउंड है, मार्केट मैकेनिज्म है, ताकि वो इंसॉल्वेंसी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन्स को, पार्टनरशिप फर्म्स को, इंडिविजुअल्स को एड्रेस कर पाए उनकी प्रॉब्लम को। सिंगल लॉ है जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को लेके चलता है, ताकि वो रोबस्ट, मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क पर काम कर पाए। 4 पिलर हैं इसके, ध्यान से समझना क्या क्या है। आज बिल्कुल आईबीसी समझ लो, आज आपको आईबीसी एकदम समझ आ जाना चाहिए। तो 4 पिलर है इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पहला पिलर है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ठीक है। इसमें कौन बैठते हैं? मेंबर होते हैं आईपी एजेंसी के, वो रिजोल्यूशन प्रोसेस को आगे कैरी आउट करते हैं। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स क्या है? इनरोल्ड होते हैं ये आईपीए के अंदर, फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, इंसॉल्वेंट का जो भी डिसोल्यूशन कराना होता है ना, वो करते हैं। ऑथराइज्ड होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ जो भी इंसॉल्वेंट इंडिविजुअल कंपनीज हैं, उनके अकॉर्डिंग एक्ट करने के ऑथराइज्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, समझ रहे। मान लो किसी ने, अगर इंडिविजुअल ने या किसी कंपनी ने नई डेट चुका पा रहे हैं, तो ये जो कंपनी की तरफ से प्रोफेशनल एजेंसी जाती है उनसे फिर डिसोल्यूशन कराने के लिए, ठीक है। अब एक होता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, यानी कि टू स्टोर डिटेल्स ऑन लेंडर्स, लेंडिंग टर्म्स कितनी थी, पूरा इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में फैसिलिटेट करते हैं ये, ठीक है। उसके साथ ही साथ एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसका काम क्या है? आईपीएस, आईयू, सबको ये क्या करता है? रेगुलेट करता है कि ये ठीक से काम भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चौथा इनमें है गाइस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जिसे हम नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बोलते हैं। और डेफिनेटली जो लॉ के बच्चे होंगे उनको एनसीएलटी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के बारे में डेफिनेटली पता होगा। एनसीएलटी का काम क्या होता है? इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशंस पे कंपनी का काम करना, और डीआरटी यही काम इंडिविजुअल के लिए करती है, ठीक है। कब हियरिंग, अपील सुनना, ऐसे केसेस के लिए उन काम होता है। अच्छा, अब क्या है इसका? उसके बाद ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन एसेट वैल्यू और डेटर टाइप आईबीसी डिफरेंट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन लेकर आती है। जैसे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, ये सारा का सारा। बैड लोन रिजोल्यूशन क्या होता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से निकल कर आया है, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड है इंडिया का, रेगुलेटर के फॉर्म में, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये सारे के सारे आपके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बैड लोन रिजोल्यूशन पे काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एंड दिस इज कॉल्ड आईबीसी। अगर आपको आईबीसी एक मिनट में, एक टर्म में समझना है, तो आईबीसी का एग्जैक्ट बैड लोन रेजोल्यूशन को लेके ये 4 तरीके के पैरामीटर्स पे 4 बॉडीज इसकी काम करती हैं। गॉट इट। अब आईबीसी को लाया क्यों गया? क्या बेनिफिट है? सबसे बेनिफिट इसका पहला है कि ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ को प्रमोट करता है। मान लो कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस हो जाए, कोई रेजोल्यूशन या टाइम बाउंड ना निकल पाए, तो कैसे कंपनी तो मतलब पीछे ही चली जाएगी, बहुत पीछे होता रहेगा। तो उसको आगे करने के लिए, बैड लोन रेजोल्यूशन करने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल पैरामीटर्स पे चलने के लिए आईबीसी का बड़ा इस्तेमाल है, ठीक है। उसके बाद क्या है? मैक्सिमाइज करना। क्या मैक्सिमाइज करना? मैक्सिमाइज करना डिस्ट्रेस्ड वैल्यू को, जो भी आपकी डिस्ट्रेस एसेट है उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना बाय रिड्यूसिंग दी, उसमें कोई भी टाइम टेकन जो भी लगा, या जो भी बैंक्रप्सी कोड का रिजोल्यूशन का कॉस्ट है वो सब, तो ये सब यहाँ बता रहा है कि ऐसा किया भी गया है कि बाय सितंबर 2022 का जब एंड था, तो आउट ऑफ टोटल 5893 के अलावा 36% डिजॉल्व किए गए, 30% को लिक्विडेट कराया गया। अब सीआईआरपी क्या है?
PRIRP क्या है, FIRP क्या है, तीनों को समझ लो। CIRP का फुल फॉर्म होता है क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल। ये करता क्या है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करता है, फिनेंशियल क्रेडिटर की तरह से इनिशिएट करता है ये, ठीक है। जिस भी कंपनी की मान लो जिसका कंपनी का डिफ़ॉल्ट जो हुआ है वो 1 करोड़ का अगर अमाउंट है, उसको डील कौन करेगा, CIRP। कंप्लीट कब तक करना होता है इनको, 180 से लेकर 270 दिन तक, ठीक है। PIRP का मॉडल क्या है, डेटर इन पोजेशन मॉडल है। ये क्या करता है, ये भी इंसॉल्वेंसी को स्पीडियर ग्रोथ जल्दी कराता है, रेजोल्यूशन कराता है MSMEs का। स्विस चैलेंज जैसे आया था उसको ठीक करने के लिए इसमें यूज़ करा गया था, ठीक है। मान लो कि जो क्रेडिटर्स है नॉट पेड 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज, तो भी करा जाता है। कितने दिनों में किया जाता है, 120 डेज में किया जाता है। FIRP भी CIRP की तरह ही सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस है इसका टाइम और वैल्यू में बस। अदरवाइज ये वही कर रहा है स्मॉल साइज कंपनी, स्टार्टअप, अनलिस्टेड कंपनी का, जिसका भी वैल्यू 1 करोड़ के मिनिमम होगा। दोनों ध्यान रखना, दोनों में क्या है, 1 करोड़ का वैल्यू मिनिमम है, तो उसमें ये दोनों पे जाकर कराया जाता है। ये 90 दिन का होता है बस, और यहाँ पर 180 से 270 दिन था, यहाँ पे 90 दिन का है। फ़र्क समझ आ गया, चलो आगे। IBC का और बेनिफिट ये होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है, यानी कि अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अच्छा ले जाना चाहते हो तो IBC में इंपॉर्टेंट रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हेल्दी क्रेडिट ग्रोथ के फ्लो को कौन बताएगा, IBC बताएगा, और उसको मेंटेन भी रखेगा। कैसे मेंटेन रखेगा, क्योंकि क्रेडिट डजंट गेट स्टक और टर्न इनटू द बैड लोन्स। अगर आप टाइम बाउंड रेजोल्यूशन ले लो तो वो बैड लोन्स में बनेगा ही नहीं। तो IBC का आप समझ रहे हो काम सारा क्या है, कि वो बैड लोन तक पहुंचे ही ना मामला। उसके बाद बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, प्रोफाउंड चेंज इन द क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप, ठीक है, बिहेवियरल चेंजेस करने के लिए। अब इश्यूज क्या है हमारे इम्प्लीमेंटेशन में, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक टर्म समझ लो, फिर बताती हूँ कि IBC को असल मायने में इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखो, सबसे पहली बात है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, यानी कि एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस देना जहाँ पर इंसॉल्वेंट डेटर हैज़ असेट्स क्रेडिटर्स इन मोर देन 1 कंट्री। ध्यान समझना, क्रॉस बॉर्डर है मतलब कि जो इंसॉल्वेंट डेटर है उसकी कुछ असेट अपनी कंट्री में भी है और कुछ बाहर भी हैं, तो ऐसे बंदे को क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो अंडर IBC इसका ये सेक्शन है, ठीक है, बट दे आर एडहॉक इन नेचर एंड सब्सेप्टेबल टू डिले। रेगुलेट तो इससे होता है, लेकिन आपको पता चल गया ससेप्टेबल है, एडहॉक है। समझ आ गया क्रॉस बॉर्डर क्या है। अब इम्प्लीमेंटेशन की समस्या समझो, IBC क्यों ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। सबसे बड़ी बात एडजुडिकेटरी डिलेज, यानी कि स्टडी इंक्रीज इन द टाइम टेकन फॉर एडमिशन ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेशन, फाइनल रेजोल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 64% जो ऑनगोइंग CIRPs है ना, इन्होंने 270 डे लिमिट को क्रॉस कर लिया है, क्योंकि अनफिल्ड वैकेंसीज थी, ट्राइब्यूनल में फेलियर हुआ, टाइमलाइंस को फुलफिल नहीं कर पाए, ठीक है। ये सारा लो रिकवरी रेट है, यानी कि डिक्लाइनिंग रेट ऑफ रिकवरी, ठीक है। हायर हेयर कट्स का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ डेट दैट बैंक्स फॉरगो, मतलब हेयर कट्स का मतलब क्या है, गए बाल उड़ गए, यानी कि ऐसा लोन, ऐसा डेट जो वापस ही नहीं आया बैंक के पास। सोचो कितनी शर्म की बात है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 100 out of 500 companies that saw proper resolution under IBC, haircuts were above 90%। सोचो आप, 90% गया, अमाउंट उड़ गया, हेयर कट टू कट हो गया। तो उसके बाद रिड्यूस मार्केट एपेटाइट जो है इंसॉल्वेंट। अब क्या होगा, पैंडेमिक की वजह से और ख़राब हुआ, फर्दर आपका एसेट वैल्यू इरोड हुआ। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, यानी कि IBC ना स्टैंडर्डाइज नहीं कर पा रहा क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को, होम बायर्स के राइट्स को अपहोल्ड नहीं कर पा रहा। ये कह रहा है कि होम बायर्स रिकग्नाइज एज फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो कह रहा है चित्रा शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, इसमें बोला गया था कि मिनिमम थ्रेशोल्ड जो होगा 10% रहेगा 100 होम बायर्स का, ठीक है, ताकि सब कर पाए। तो ये भी दिक्कत आ गई, इंसॉल्वेंसी हो गई इसके बाद अगेंस्ट रियल एस्टेट ओनर्स। पर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बड़ी रहती है इनिशिएट करना इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को। फिर लो यूटिलाइजेशंस है, लिमिटिंग करना, ठीक है। उसके बाद इश्यूज इन फंक्शनिंग IPs एंड IPAs, इसकी समस्या होना। अब की चेंजेस यहाँ पर कुछ सुझाए गए हैं कि भाई टेक्नोलॉजी लाओ, ई प्लेटफॉर्म क्रिएट क्यों नहीं करते हो मल्टीपल प्रोसेसेस को करने के लिए, नोटिस भेजो आप, ई इस्तेमाल करो, ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस डिले और बेटर डिसीजन मेकिंग होगी इससे। CIRP की एप्लीकेशंस को एडमिट करो आप, ये ज़रूरत है। इससे क्या होगा, रिलायंस बढ़ेगा, टाइम टेकन जो डिफ़ॉल्ट वेरिफिकेशंस में होता है वो सब ठीक होगा। स्ट्रीमलाइन करो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को। PIRP क्या है, ब्रॉडर रेंज उसकी कंपनीज का बढ़ाओ। लिक्विडेशन प्रोसेस करने की ज़रूरत है, रिकास्ट करो, एलिमिनेट करो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ बिटवीन CIRP एंड द लिक्विडेशन प्रोसेस, ताकि
अगेन एफिशिएंसी की बात है, ठीक है। ये सारा करने को कह रहा है कि करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पर आता है वे फॉरवर्ड। तो सबसे पहली बात, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज। जितने बेंचेस हैं उसमें लोग तो लाओ, लोग ही नहीं होंगे तो कहाँ से, वैकेंसीज को पहले फिल करो। बेंचमार्क फॉर क्वांटम ऑफ हेयर कट्स, बड़ी शर्म की बात है, 90% हेयर कट हो गया आपका, ग्लोबल स्टैंडर्ड के आप आसपास भी नहीं आ रहे हो। कुछ करो, इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बुलाओ, प्रोसिक्यूशन कराओ ऐसे लोगों का। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, आपकी जो कमीशन है इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में, उसको अडॉप्ट क्यों नहीं करते हो, करो उसको। मॉडल लॉ अपने क्रॉस, क्योंकि आईबीसी इसी में तो मात खा रहा है ना, जो जहाँ मात खा रहा है वहीं पे आपको वे फॉरवर्ड लिखना है कि भाई उसको बोलो अपना यूनिसिट्रल के थ्रू वो अपना क्रॉस बॉर्डर वाला मॉडल क्यों फुलफिल नहीं करता, फॉलो करे उसको लेके चले। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग का प्रोफेशनल कोड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिंगल प्रोफेशनल रेगुलेटरी आईपीएस, ये सब करने की ज़रूरत है। तो गाइज दिस इज़ अबाउट योर आईबीसी, ठीक है। For the next topic, we'll meet you in the next video session so that you can even consolidate whole topic in a refined manner. So if you have any doubt, please let me know in the comment box.